Hello students. So today in this lecture we are going to discuss second example of pseudo first order reaction. Second example हम लोगों ने डिस्कस किया था. This is called inversion of cane sugar. केन शुगर दैट इज शुगर केन से जो जूस निकलता है दैट इज कॉल्ड केन शुगर. तो शुगर केन से हमें कौन सी शुगर मिलती है? दिस इज कॉल्ड सुक्रोज C12H22O11. सुक्रोज बोलते हैं इस शुगर को. तो सुक्रोज को जब आप पानी के अंदर डिजोल्व करके और एसिड को यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन हमें दो प्रोडक्ट्स देती है. C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, और ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल बनता है C6H12O6. दिस इज कॉल्ड फ्रुक्टोज. तो दिस इज द रिएक्शन विच इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर इस रिएक्शन को हम नॉर्मल कंडीशंस पर स्टडी करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ दिस शुगर एंड ऑल्सो टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर या फिर अमाउंट ऑफ वाटर टेकन इन द रिएक्शन. तो यहाँ पर इन दोनों की पावर में कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन्स 1 है. तो यहाँ पर हम रेट लॉ इक्वेशन जब लिखते हैं तो ये बन गई हमारी, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकालें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आता है? 1 + 1 दैट इज 2. तो ये भी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. सो इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन को करवाते हैं एक कंडीशन पे. कंडीशन क्या है? वाटर इज टेकन इन एक्सेस. वाटर इज टेकन इन एक्सेस. तो जब आप वाटर को लार्ज अमाउंट में ले लेते हो इस रिएक्शन को करवाते टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अब आपको डिपेंड होता हुआ लगेगा सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ दिस सुक्रोज ओनली. तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें ऐसा लगेगा जैसे सुक्रोज की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है. तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन जाएगी ये, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आ रहा है? ऑर्डर इज कमिंग आउट टू बी 1. तो ये क्या कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट दिस कंडीशन. तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह रिजल्ट्स जो है वो हमें देती है जब हम वाटर को एक्सेस में लेते हैं. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, और इसी वजह से इसको बोला जाता है इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. चलो, अब ये जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमें इसका काइनेटिक्स स्टडी करना है. वी हैव टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन. कैसे स्टडी करते हैं काइनेटिक्स को? तो काइनेटिक्स अगर आप स्टडी कर रहे हो इस कंडीशन पर, तो रेट कांस्टेंट हम निकालेंगे. रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमें फिर से दो चीजें चाहिए. एक तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए सुक्रोज की, और एक अमाउंट ऑफ सुक्रोज लेफ्ट एट टाइम t. ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए. तो ये हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? सुक्रोज की जो है वो कंसंट्रेशन कितना तो ये कंज्यूम हो गया, कितना बचा हुआ है, और इनिशियली कितना लिया था. तो इनिशियल तो हम कंसंट्रेशन जो है वो पता कर सकते हैं, लेकिन ये कितना बचा हुआ है टी टाइम पर, इसको एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास कोई इजी मेथड अवेलेबल नहीं है. तो अब हम क्या करते हैं, हम इस कंसंट्रेशन को निकालने के लिए यूज करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी का. तो काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं इस रिएक्शन का, और यहां पर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी का यूज करते हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इनिशियल कंसंट्रेशन and concentration left at time t. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ये 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते थे हैं. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द टेंडेंसी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट is called
ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर के अंदर हमारे पास क्या होती है, एक ये सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, इसमें लगा होता है एक सोडियम बल्ब। ये सोडियम बल्ब जो है वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है। ये रेडिएशंस जो हैं वो हर एक डायरेक्शन में प्रोपगेट करती हैं। तो हम सबसे पहले इसको पास कराते हैं एक पोलराइज़र में से। पोलराइज़र क्या करता है, इस ऑर्डिनरी लाइट को एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में इस लाइट को पास कराया जाता है सॉल्यूशन में से, जिस भी सॉल्यूशन की हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन में से जब ये लाइट पास होती है तो ये सॉल्यूशन अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगी तो ये क्या करेगी, ये इस लाइट को किसी एंगल के ऊपर बेंड कर देगी। कितने एंगल पे बेंड हुआ वो हम एनालाइजर के थ्रू जो है वो एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर लगा होता है आईपीस, तो ये एनालाइजर हो गया। यहाँ पर ये आईपीस है जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, और ये एनालाइजर जो है वो एक एंगुलर स्केल के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक स्केल लगी होती है इसके साथ अटैच, जिस पे एंगल्स की मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये एनालाइजर जो है इसको जब आप रोटेट करोगे तो इनिशियली ये आपको डार्क रीजन दिखाएगा, इसमें कोई भी लाइट नहीं आ रही होगी इधर। लेकिन जैसे ही इस एनालाइजर का एंगल और इस लाइट रेडिएशन का एंगल मैच होता है, सडनली हमें यहाँ पर एक ग्लो दिखाई देता है, येलोइश ग्लो दिखाई देता है। तो जब आपको ग्लो दिखने लग जाए तब समझ जाओ कि आपका एनालाइजर और ये जो लाइट आ रही है इन दोनों का एंगल सेम है। और वो एंगल जो है वो हम इस स्केल के ऊपर नोट कर लेते हैं कितना एंगल था। तो ये जो एंगल है उतने एंगल पर इस सॉल्यूशन ने इस लाइट को क्या किया, रोटेट कर दिया। तो ये सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन इस लाइट को रोटेट कर ही नहीं पाती, लाइट रोटेट ही नहीं होती, ठीक है, तो जो एंगल था यहाँ पर भी 0 डिग्री एंगल ही रहता है, तो समझ जाओ कि ये सॉल्यूशन कैसी थी, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं थी। तो ये चीज हम 11th क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है पोलैरीमीटर। तो पोलैरीमीटर हमें ये बताता है कोई भी सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। अब देखो, ये जो सॉल्यूशन होती है सुक्रोज की वाटर के अंदर जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ये सॉल्यूशन जो है इसका एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है वो 66 डिग्री होता है। प्लस साइन लगा है, इसका मतलब राइट साइड की तरफ ये लाइट को रोटेट करता है, और राइट साइड की तरफ जो लाइट को रोटेट करते हैं दे आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी सॉल्यूशंस। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब वो सॉल्यूशन जो लाइट रेडिएशंस को रोटेट करते हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अब दूसरी तरफ ये देखो, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना था ग्लूकोज और दूसरा प्रोडक्ट था फ्रुक्टोज। यहां जो ग्लूकोज बनता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और इसका एंगल ऑफ रोटेशन जो रहता है दिस इज 52.5 डिग्री। तो ग्लूकोज जो बनेगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा इस रिएक्शन के अंदर, और फ्रुक्टोज जो बन रहा है इसका एंगल ऑफ रोटेशन रहता है -92 डिग्री। माइनस का मतलब ये लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, तो ये साइन लिख लेना। प्लस का मतलब है राइट साइड की तरफ लाइट जो है वो रोटेट हो रही है, और माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड की तरफ लाइट जो है वो रोटेट हो रही है। तो -92 का मतलब है इट इज अ लीवो रोटेटरी सॉल्यूशन। तो अब देखो, ये सॉल्यूशन जो था, जो हमारा रिएक्टेंट है, ये तो कंप्लीटली क्या है, ये तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सॉल्यूशन है। सारा का सारा सॉल्यूशन जो है वो राइट साइड की तरफ जो है वो लाइट को रोटेट कर रहा है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये मिक्सचर है डेक्स्ट्रो का और लीवो का। अब इनका एंगल ऑफ रोटेशन अगर हम देखें तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो मैग्नीट्यूड में कम है, इसका एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, ये ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगी लीवो रोटेटरी, क्योंकि लीवो रोटेटरी का एंगल जो था वो ज्यादा था, डेक्स्ट्रो का कम था। तो देखो यहां पर क्या हुआ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सॉल्यूशन जो है वो कन्वर्ट हो गई लीवो रोटेटरी सॉल्यूशन में। तो क्योंकि एंगल ऑफ रोटेशन जस्ट इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, इस वजह से इसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो यहां से इसका नाम पड़ता है कि सॉल्यूशन इज चेंजिंग फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लीवो रोटेटरी। चलो अब इसका काइनेटिक्स जो है वो स्टडी करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे,
हम ये सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करेंगे। सॉल्यूशन प्रिपेयर करते टाइम क्या क्या डालते हैं, सुक्रोज डाल दिया, दैट इज C12H22O11, वाटर डाल दिया एक्सेस में, और इसके अंदर HCl जो है वो ऐड कर दिया एज अ कैटलिस्ट। तो तीन चीजें डाल दी हमने इस सॉल्यूशन के अंदर। अब इस सॉल्यूशन को हमने रखा पोलैरीमीटर में, तो पोलैरीमीटर ने हमें एंगल ऑफ रोटेशन कितना दिखाया, +66 डिग्री। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं कि भाई एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली जब ये रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई है, ठीक है, उस टाइम पर लेट एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ रहा है, हम इसको मान लेते हैं कि R0। R0 मतलब एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। फिर हम इस सॉल्यूशन जो है इसको रिएक्शन करवाने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए। फिर हम 20 मिनट बाद में फिर से रीडिंग लेते हैं, इसके सैंपल को कलेक्ट करके और हम पोलैरीमीटर में रखेंगे, और पोलैरीमीटर के अंदर फिर से एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो मेजर करते हैं। तो एट टाइम टी टाइम पर फिर से हम एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ गया, लेट दिस इज इक्वल टू RT, इसको RT से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी रीडिंग लेंगे, तीसरी रीडिंग लेंगे हम एट टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम पर जो है वो रीडिंग ली जाएगी, मान लो आफ्टर 24 आवर्स, तो 24 घंटे के बाद जो है वो तुम रीडिंग ले रहे हो तीसरी। और तीसरी रीडिंग जब लेते हो तो पोलैरीमीटर जो है वो तुम्हें रीडिंग दिखाता है, नाउ एंगल ऑफ रोटेशन इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू R इंफिनिटी। तो R0 हो गया एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, RT हो गया एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम t, और R इंफिनिटी हो गया एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब देखो आप ये स्केल जो है वो इस तरीके से बना लो। इनिशियली जब हमने रीडिंग ली तो पोलैरीमीटर जो है इसकी स्केल ऐसी होती है देखने में, इस पे यहां पर 0 मार्किंग होती है, ये साइड जो होती है 0 मार्किंग के इस साइड वाली ये हमारी लेफ्ट साइड है, और यहाँ पे सारे एंगल जो है वो माइनस में मार्क होते हैं, -10, -20, -30, -40 सो ऑन। ठीक है, और ये वाली जो साइड होती है इसको बोला जाता है राइट साइड, और इस साइड में सभी मार्किंग जो है वो प्लस में होती हैं, +10, +20, +30 सो ऑन। तो इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मान लो हमारी रीडिंग जो है वो सॉल्यूशन की यहां पर आ रही है, तो ये जो पॉइंट हो गया, ये जितना भी एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड R0। तो ये पॉइंट हमारा R0 हो गया। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन के अंदर इतना एंगल ऑफ रोटेशन था। फिर आते हैं, ये हो गया R0। एट टाइम t टाइम पर क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन धीरे धीरे डेक्स्ट्रो से किधर जा रही है, ओवरऑल सॉल्यूशन लीवो है, तो लीवो रोटेटरी की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एंगल धीरे धीरे पॉजिटिव से किधर जाने लगेगा, नेगेटिव की तरफ। तो मान लो t टाइम के बाद में तुम्हारी एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो इतना आ रहा है, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं दिस इज RT। इसके बाद में तीसरी रीडिंग लेते हैं, तीसरी रीडिंग आती है इनफाइनाइट टाइम पे। इनफाइनाइट टाइम पर मान लो तुम्हारी रीडिंग जो है वो यहां पर आई, जब रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, तो इसको हम बोल रहे हैं R इंफिनिटी। तो इस तरीके से तीन रीडिंग ली हमने, पहली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, दूसरी एट टाइम t, और तीसरी व्हेन टाइम t इज इनफाइनाइट। अब देखो आपका जितना भी रिएक्टेंट तुमने लिया होगा रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, इनफाइनाइट टाइम में वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया होगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये जो डिफरेंस है R0 से लेके और R इंफिनिटी का, इस टाइम इंटरवल में ये सारा का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। मतलब द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन इनिशियली, रिएक्टेंट को यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सुक्रोज। तो अमाउंट ऑफ सुक्रोज टेकन इनिशियली, ये किससे पता चलेगा, दिस विल बी नोन फ्रॉम R0 में से R इंफिनिटी माइनस कर दो, तो कितना एंगल रोटेट हुआ उतना ही हमने ये रिएक्टेंट लिया था इनिशियली। ठीक है, तो जितना भी एंगल रोटेट हुआ उतना ही हमारा ये रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, तो एंगल ऑफ रोटेशन भी उतना ही चेंज हुआ होगा। इसलिए R0 माइनस R इंफिनिटी ये हमें कितना एंगल चेंज हुआ ये बता रहा है, और ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है इससे।
तो जितना कंज्यूम होगा उतना ही एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होगा। अब आते हैं अमाउंट ऑफ सुक्रोज कंज्यूम्ड एट टाइम टी। कितना सुक्रोज कंज्यूम हो गया टी टाइम पर, ये कैसे पता चलेगा? इनिशियली इतना था, धीरे धीरे रीडिंग यहां पहुंच गई, तो इसका मतलब इतना एंगल चेंज हो चुका है, इसका मतलब इतना सुक्रोज जो है वो खत्म हो चुका है। तो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर टी के बराबर। जितना एंगल चेंज होता है उतना ही सुक्रोज खत्म होता है। तो अमाउंट ऑफ सुक्रोज कंज्यूम्ड इज आर नॉट माइनस आर टी। तो देखो ये तो आ गई हमारे पास ए नॉट की वैल्यू, ये कंज्यूम्ड आया है। अब हमें निकालना क्या होता है? अमाउंट ऑफ सुक्रोज लेफ्ट एट टाइम टी, कितना बचा हुआ है हमें ये चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? इनिशियल अमाउंट माइनस अमाउंट कंज्यूम्ड। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ सुक्रोज माइनस अमाउंट कंज्यूम्ड, इस तरीके से निकालेंगे। स्टार्टिंग में कितना लिया था, कितना खत्म हो गया, माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बचा हुआ है ये आ जाएगा टी टाइम इंटरवल पर। तो ये वैल्यू पुट कर दो, ये इनिशियली टेकन है, ये अमाउंट कंज्यूम्ड है, तो क्या आएगा? आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट माइनस आर टी। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ब्रैकेट खुल जाएगा, तो क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट प्लस आर टी। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास? आर टी माइनस आर इंफिनिटी। ये किसकी वैल्यू आई है? अमाउंट ऑफ सुक्रोज लेफ्ट अनरिएक्टेड, इसकी वैल्यू आ गई, जिसको हम बोल रहे हैं ए। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, ए नॉट भी आ गया, ए भी आ गया। तो अब हम यूज कर लेते हैं यूजिंग इन इक्वेशन। तो k जो है दिस इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ए नॉट क्या है? इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट क्या आ रहा है? आर नॉट माइनस आर इंफिनिटी अपॉन अमाउंट ऑफ सुक्रोज लेफ्ट एट टाइम टी, दिस इज आर टी माइनस आर इंफिनिटी। तो ये इक्वेशन आ गई रेट कांस्टेंट को निकालने की बाय यूजिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस तरीके से बच्चों हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो है उसको यूज करके और रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो अब हम एक न्यूमेरिकल जो है वो देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। न्यूमेरिकल दे रखा है कि इन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, या फिर कह सकते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो इसके अंदर हमें डाटा गिवन है, following data was obtained during inversion of cane sugar। टाइम दे रखा है मिनट में और रोटेशन दे रखा है डिग्री में। चलिए, टाइम दे रखा है इनिशियली 0 मिनट पे, एंगल ऑफ रोटेशन जो है दिस इज 24.09 डिग्री। फिर इसके बाद में नेक्स्ट रीडिंग ली गई 7.18 मिनट पे, एंगल ऑफ रोटेशन चेंज हो गया प्लस 21.41। नेक्स्ट रीडिंग ली जाती है आफ्टर 18 मिनट्स और एंगल ऑफ रोटेशन है प्लस 17.74। इसके बाद अगली रीडिंग ली गई 27.05 मिनट्स पे और यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन आ रहा है 15। लास्ट रीडिंग ली जाती है एट इनफाइनाइट टाइम इंटरवल एंड द रीडिंग इज -10.74। So this is the data that is obtained during study of optical activity while carrying out inversion of cane sugar। अब हमें ये बताना है कि आइडेंटिफाई whether it is a first order reaction or not।
हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये बताओ ये जो डाटा गिवन है इस रिएक्शन का, तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। तो हम पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। जब हमें ऑर्डर कंफर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम दो अलग अलग टाइम इंटरवल पे रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो कोई भी दो टाइम इंटरवल जो है वो सेलेक्ट कर लो इस डाटा में से और उस टाइम इंटरवल पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू इस इक्वेशन का यूज करके सेम आ जाती है तो इसका ये मतलब है कि हमारी इक्वेशन जो है, जो रिएक्शन दे रखी है हमें, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखो हम दो टाइम इंटरवल का यूज करते हैं। पहला टाइम इंटरवल हम लेते हैं 18 मिनट्स और दूसरा टाइम इंटरवल जो है वो 27.05 मिनट। इन दोनों टाइम इंटरवल पे हम k की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो k की वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अगर सेम नहीं आई तो मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। तो चलो हम निकालते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 18 मिनट्स k कितना आ रहा है। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो 2.303 अपॉन 18 लॉग आर नॉट की वैल्यू कितनी है 24.09 पॉजिटिव माइनस आर इन्फिनिटी कितना है माइनस 10.74। तो भाई ये माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर भी लगेगा, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, डिवाइडेड बाय इसके आगे पॉजिटिव साइन है। आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, आर टी पे वैल्यू कितनी दे रखी है प्लस 17.74 माइनस ऑफ माइनस 10.74। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रीडिंग आ जाती है लॉग, इसको जब आप ऐड करोगे ब्रैकेट ओपन करके तो ये 34.83 डिवाइडेड बाय 28.48, तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब इसकी लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो फाइनल आंसर आ जाता है 0.0118 मिनट इनवर्स। तो ये k की वैल्यू आ गई। मिनट इनवर्स रीडिंग रहेगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट जो होता है उसकी यूनिट होती है टाइम इनवर्स। ठीक है, तो ये k की वैल्यू आ गई जब टाइम 18 मिनट हमने लिया। चलो अब फाइंड आउट करते हैं कि 27.05 इतने टाइम पे क्या वैल्यू आ रही है। तो फॉर्मूला यही रहेगा, ये सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यूज भी न्यूमरेटर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज होगी सिर्फ। तो देखते हैं अब वैल्यू क्या आती है। तो लॉग आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी था, आर नॉट की वैल्यू प्लस 24.09 माइनस ऑफ माइनस 10.74 डिवाइडेड बाय आर टी कितना हो गया प्लस 15 माइनस ऑफ माइनस 10.74। सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पर अब वैल्यू आ जाती है हमारे पास 25.74 और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 0.0119 मिनट इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट जो है वो उतना ही आ रहा है जितना हमने 18 मिनट्स पे कैलकुलेट किया था। तो ये सेकंड रीडिंग है 27.05 पे हमने कैलकुलेट की है। तो दोनों बार हमारा k जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला यूज किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो हमारा इस रिएक्शन में फॉलो हो रहा है। सो वी कैन से दैट बिकॉज द वैल्यू ऑफ k इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट एट अ डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, हेंस दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आंसर में क्या लिखेंगे, सिंस वैल्यू ऑफ k इज कमिंग कांस्टेंट at different time interval, so it is a first order reaction। तो इस तरीके से हम इस सेकंड एग्जाम्पल जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम, एक और एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, न्यूक्लियर रिएक्शंस। बच्चों जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डिकम्पोज होता है धीरे धीरे टाइम के साथ,
ये सभी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर कोई स्पेशल डेरिवेशन नहीं आ रहा, हम वही फॉर्मूले यूज करने वाले हैं जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अभी तक पढ़े हैं। तो आप ये नोट कर लो, न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो पॉइंट क्या है, ऑल द न्यूक्लियर रिएक्शंस, ऑल द रेडियोएक्टिव डिकम्पोजिशन रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो सभी न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं, अगर उसमें रेट कांस्टेंट हमें निकालना पड़े तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखो बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शंस की जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इसके जो आप क्वेश्चंस देखोगे, तो उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड ये देते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को एक और तरीके से आपको लिखना बता रहा हूं। ए नॉट जो है, लेट ए नॉट जो है दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड दिस इज इक्वल टू एक्स। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम टी टाइम पर हम ये निकालते हैं ना कि कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी ए माइनस एक्स। तो ये हमने ए की वैल्यू निकाल ली इस तरीके से। तो अब अगर मैं ये चीज यूज करता हूं इस इक्वेशन में, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या आ गया, 2.303 अपॉन टी लॉग ए, जो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर था, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए माइनस एक्स। तो यहां पर ध्यान रखना, ए इज द इनिशियल अमाउंट, एक्स इज द अमाउंट कंज्यूम्ड। तो ए में से x माइनस किया तो क्या आ गया, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट या अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल लेफ्ट एट टाइम t। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। चलिए, हाफ लाइफ टाइम अगर आपसे बोला जाता है कैलकुलेट करने के लिए, तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, 0.693 अपॉन के फॉर एनी रेडियो एक्टिव मटीरियल। अब एक और यहां पर आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूं, ये फॉर्मूला होता है फॉर अमाउंट ऑफ मटेरियल लेफ्ट, अमाउंट ऑफ मटेरियल लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ। एन हाफ लाइफ के बाद कितना रिएक्टेंट या कितना मटेरियल बचा हुआ होगा, तो वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन। अब देखो ये फॉर्मूला जो है वो कैसे आ रहा है, मान लो मेरे पास यूरेनियम है जो कि एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। ये यूरेनियम जो है वो आधा कितने टाइम में कंज्यूम हो जाएगा, तो सपोज मेरे पास यूरेनियम है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है। तो ये यूरेनियम जो है वो मैंने ए नॉट अमाउंट लिया था, दिस इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम टेकन या इनिशियल अमाउंट। तो भाई टी हाफ के बाद, हाफ लाइफ टाइम जो है उसके बाद कितना यूरेनियम बचेगा, ए नॉट अपॉन 2, आधा खत्म हो जाएगा, यही तो मतलब होता है हाफ लाइफ टाइम का। तो ये हाफ लाइफ टाइम कौन सी है आपकी, दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ, दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम। अब ये जो सब्सटेंस बचा था ये और आधा कितने टाइम में हो जाएगा, तो अगली टी हाफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये सेकेंड हाफ लाइफ टाइम आ गया, सेकेंड हाफ लाइफ टाइम। तो इस टी हाफ के बाद कितना बचेगा, तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब ए नॉट अपॉन 4। तो जो आधा हुआ था उसका आधा हो जाएगा नेक्स्ट हाफ लाइफ टाइम में। अब तीसरी बार अगर मैं इसका हाफ लाइफ टाइम निकालूं, मतलब थर्ड हाफ लाइफ, तो थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो ए नॉट जो है इसका आधा हो जाएगा अब, तो डिवाइडेड बाय 8 हो गया। ऐसे ही अगर फिर से हम इसका हाफ लाइफ टाइम निकालें, दिस इज फोर्थ हाफ लाइफ, चौथा हाफ लाइफ टाइम जो है वो अगर हम निकालें इस मटेरियल का, तो अब ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स ए नॉट अपॉन 16। तो देखो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद में क्या आ रहा था, ए नॉट अपॉन 2। तो यहां पर अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखता हूं, फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम के बाद में कितना मटेरियल बचेगा, तो दिस इज ए नॉट अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर कोई पूछे कि भाई 2 हाफ लाइफ टाइम निकल चुके हैं, ठीक है, अब बताओ कितना मटेरियल बचा होगा, तो 2 हाफ लाइफ टाइम का मतलब
ये निकल गया हमारा टाइम, इतना बचा था, फिर ये टाइम भी निकल गया तो इतना बचा हुआ है। तो 2 हाफ लाइफ टाइम में मैं क्या कर सकता हूं, n की वैल्यू पुट कर सकता हूं 2, तो 2 की पावर 2 करोगे तो कितना बचेगा, a0/4, तो आ गई ये वैल्यू। अब अगर कोई पूछे कि 3 हाफ लाइफ टाइम के बाद बताओ कितना यूरेनियम बचेगा, तो 3 हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू होगी 3, n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो a0/8 इतना बचेगा। तो जैसे जैसे आप n हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करोगे तो ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा आपका। कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल कितने हाफ लाइफ के बाद कितना बचता है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। और एवरेज लाइफ अगर कोई पूछे कि यूरेनियम की एवरेज लाइफ बताओ अब क्या है, तो एवरेज लाइफ को हम डिनोट करते हैं टाउ से, और इसका फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू 1/k। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार नीट के पेपर में, व्हाट इज द एवरेज हाफ लाइफ टाइम ऑफ यूरेनियम इफ द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की वैल्यू दे रखी थी। तो आपको क्या करना था, एवरेज लाइफ पूछ रहा है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट दे रखा है, सीधा 1/k वैल्यू पुट करो, एवरेज लाइफ आ जाएगा। ठीक है, तो 1/k, और 1/k को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 0.693/t हाफ। तो ये इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, k जो कि हमारा रेट कांस्टेंट होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हाफ लाइफ टाइम हमें दे रखा है और हमसे एवरेज लाइफ पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये रिलेशन हो जाती है एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ टाइम के बीच में। तो ये हो गई फॉर्मूले जो हमें यूज करने हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस के अंदर। चलो अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो देख लेते हैं जो इससे बेस्ड दे रखे थे हमें, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड। तो देखो अब क्वेश्चन जो है वो क्या आता है। क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन दे रखा है, एट 373 केल्विन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज 4.6 सेकेंड एंड it is independent of the initial pressure of N2O5. Calculate the specific rate constant at this temperature. क्वेश्चन लिखो, एट 373 केल्विन टेम्परेचर, इतने केल्विन टेम्परेचर पे हाफ लाइफ पीरियड मतलब T हाफ ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 कितना गिवन है, दिस इज 4.6 सेकेंड, इज 4.6 सेकेंड। और ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5। दिस decomposition is independent of initial pressure of N2O5. Calculate the specific rate constant. Calculate the specific rate constant at this temperature. तो देखो बच्चों क्या पूछा गया है, ये बात नोट कर लेना, K जो है इसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, और इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इन तीनों का मतलब होता है सिर्फ एक K। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, किसका, इस डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो अगर हमें हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, T हाफ जो है वो गिवन है, और हमसे K की वैल्यू पूछी जा रही है,
तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। क्यों यूज कर रहे हैं ये फॉर्मूला? इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये स्पेसिफाइड नहीं है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहां पर देखो, हाफ लाइफ टाइम पे ये डिकम्पोजिशन इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5, ये हिंट गिवन था। किस ऑर्डर के अंदर हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर ऐसा होता है जिसका टी हाफ कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहता है। इट डू नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, और वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस स्टेटमेंट से आपको ये आइडिया लगाना था कि जब इसने ये बोला कि हमारा हाफ लाइफ टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल प्रेशर से, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसको यूज करना है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। टी हाफ गिवन है, के निकालना था, वैल्यू पुट करो 0.693 अपॉन 4.6 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 0.1507। और यूनिट क्या रहेगी? इसकी यूनिट सेकंड है, तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। दिस इज द आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, a given chemical reaction it gets 40% completed, 40% complete हो जाती है given chemical reaction in 50 minutes, calculate the value of rate constant। a given chemical reaction gets 40% completed in 50 minutes, calculate the value of rate constant। calculate K for this first order reaction। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का K निकालो। और एक और चीज पूछी है, at what time this reaction will be 80% complete। at what time this reaction is 80% complete। कितने टाइम के बाद ये रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाएगी? तो देखो, क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट बोल रखा है दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करवा रहा है? के की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है। क्या गिवन है? ये दे रखा है कि ये रिएक्शन 40% कंप्लीट हो जाती है कितने टाइम में? टाइम दे रखा है 50 मिनट्स। 40% कंप्लीट का मतलब जो है क्या हो गया? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, ये मतलब हो गया इसका। कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया ये गिवन है। तो ये x की वैल्यू गिवन है यहां पर। x जो है वो कितना है? 40%, मतलब 4/10, मतलब 2/5। 2/5 किसका? 40% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। दिस इज A0 का 40%। ठीक है, तो x की वैल्यू दे रखी 2/5 A0, तो यहां पर भी A0 लिख लो। x इज गिवन, टाइम इज गिवन, k निकालना है। तो अभी फॉर्मूला लिखवाया था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो अब देखो, टाइम 50 मिनट्स यहां पर पुट करेंगे। a जो है ये एज इट इज रहने दो, इसकी वैल्यू। तो A0 को हमने क्या बोला था? A0 इज स्मॉल a, स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया था A0 को, तो हम यहां पर a लिख देते हैं 40% ऑफ a। अब ये वैल्यू यूज करते हैं, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 50 लॉग a अपॉन a माइनस 2/5a। क्या आ जाएगा? 2.303 अपॉन 50 लॉग, ये हो जाएगा a, ये आ जाएगा 3/5a, a से a कैंसिल, 2.303 अपॉन 50 लॉग 5/3। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा दैट विल बी
0.0102 यूनिट रहेगी मिनट इनवर्स. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज कमिंग फॉर दिस रिएक्शन व्हेन इट इज 40% कंप्लीटेड. अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे. अब ये पूछ रहा है कि ये रिएक्शन 80% कंप्लीट कितने टाइम में हो जाएगी. तो अब टाइम पूछ रहा है, टाइम बताओ कितने टाइम में 80% कंप्लीट हो जाएगी. तो 80% कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 80/100 इंटू ए. 80/100 का मतलब क्या हो गया 4/5a रखो इसके अंदर. तो k इज इक्वल टू 2.303/t log a/a माइनस एक्स. k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. तो a की रिएक्शन है, अलग अलग टाइम पे इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहने वाली है 0.0102 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है log a अपॉन a माइनस 4/5a. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5a. log 5 जाएगा ऊपर, a से a कैंसिल हो जाएगा. टाइम को इधर रख देते हैं 2.303 अपॉइंट 0.0102 log 5 a से a कैंसिल हो जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर. तो इसको सॉल्व करोगे तो टाइम आ जाएगा मिनट में 2.303 अपॉन 0.0102 इंटू 0.6771. इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है 157.58 मिनट. तो ये आ गया हमारा टाइम जिस पर ये रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाएगी. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड जो है वो दे रखा है रिएक्शन के अंदर. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी देख लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये. शो दैट इन द केस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस इज अबाउट 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन. तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आपको ये प्रूव करना है कि जितने टाइम में 99.9% रिएक्शन खत्म होती है वो क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट इज 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट. ये प्रूव करना है. और ये रिएक्शन क्या है, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो देखो भाई, पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, टाइम जब 99.9% रिएक्शन खत्म हो जाएगी. तो जब 99.9% रिएक्शन खत्म हो जाएगी इसका मतलब x कितना है, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका 99/100 इंटू ए. इतना रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, यही तो होता है इसका मतलब. 99.9% रिएक्शन खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब इतना रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है. ठीक है. तो x की वैल्यू हमें दे रखी है, तो इस इक्वेशन में पुट करो. टाइम को इधर रखते हैं, k को इधर रखते हैं. तो टाइम 99.9% दिस इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस, इसको क्या लिखेंगे अब हम, दिस इज 0.99a, 0.99a. ये वैल्यू आ गई. अब a माइनस 0.99a ये क्या बन जाएगा, log a अपॉन 0.01a. ये बन गया. 0.01 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाई 100. 100 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2.303 अपॉन k log 100. और log 100 को हम क्या लिख सकते हैं 2 log 10. log 10 की वैल्यू क्या आती है 1. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं अब, दिस कैन बी रिटन एज t 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k 2 log 10, और log 10 को लिख सकता हूं 1. तो ये वैल्यू आ गई. कितना टाइम लगेगा 99.9% रिएक्टेंट
कंज्यूम होने में। चलो अब निकालते हैं टी हाफ। तो टी हाफ जो है उसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है 0.693 अपॉन के। तो एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है। अब क्या करना है, इन दोनों की रेशियो ले लो। तो टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आ जाएगा T 99.9% डिवाइडेड बाय टी हाफ, टी हाफ का मतलब 50%, इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाई के अपॉन 0.693 डिवाइडेड बाई के से के कैंसिल। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, this comes out to be T 99.9 divided by T half is equal to 2.303 into 2 divided by 0.693। इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये आंसर जो आता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। तो T 99.9% डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो इससे क्या पता चला कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट इज 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें हम इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन का, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स।